Download eUtkarsh app from Google Play Store. eUtkarsh app is one-stop solution for your competition exam preparation with lots of unique and amazing features like create your own custom test, add YouTube videos in app library, add web reference links. For quick revision, make your own custom flashcard. For each chapter, you can give online test and analyze your performance. So now download eUtkarsh app. नमस्कार दोस्तों, उत्कर्ष की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत हमने अधिगम टॉपिक आरंभ किया था फिर से शुरू से, और अधिगम के बारे में कुछ नई बातें पढ़ेंगे आज। हमने कल अधिगम की परिभाषा, विशेषताएं और अधिगम का जो अर्थ है इसके बारे में पढ़ लिया था। आज पढ़ते अधिगम को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक है, और विशेष तौर पर जो यूपी टेट है, यूपी में PRMT जो एग्जाम हो रहा है, प्राइमरी जो एग्जाम हो रहा है यूपी में, उसमें भी सिलेबस में है, और साथ में MP टेट में भी सिलेबस में, कि बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं इसके बारे में भी आज हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, आइए चलते हैं हम टॉपिक की ओर। आज हम पढ़ेंगे अधिगम के बारे में, और अधिगम के बारे में आज हमारा जो टॉपिक है वो है, पहला तो है सीखने को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक, या अधिगम को या सीखने को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक। प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक, देखिएगा, सीखने को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन कौन से, प्रमुख कारक या दशाएं कौन कौन से हैं अधिगम को प्रभावित करने वाले ऐसे कारक जो अधिगम की दशा को या तो एकदम ऊपर ले जाते हैं या एकदम नीचे ले आते हैं। यानी देखिएगा, उस दशा को हम प्रभावित करने वाले कारकों की श्रेणी में रखते हैं जिनके कारण या तो अधिगम उच्चतम स्तर का होता है, या फिर अधिगम की जो दिशा होती है, अधिगम की जो दशा होती है वो एकदम कम हो जाती है। उनको हम कहते हैं अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। तो अधिगम को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, जैसे देखिएगा, नंबर एक विषय वस्तु का स्वरूप। विषय वस्तु का स्वरूप, देखिएगा, विषय वस्तु जितनी सरल और सहज होगी, याद रखिएगा, विषय वस्तु जितनी सरल सहज होगी, बच्चा किसी भी विषय वस्तु को पढ़ने के बाद में यदि सरलीकृत कर पाता है उस विषय वस्तु का, तो अधिगम बहुत ही अच्छा होगा। और यदि विषय वस्तु बहुत कठिन है, विषय वस्तु का बच्चा सरलीकृत नहीं कर पा रहा है, बच्चा उसे सहज रूप से नहीं पढ़ पा रहा है, इसका मतलब अधिगम क्या होगा, अधिगम प्रभावित होगा, अधिगम निम्न स्तर का होगा। तो देखिएगा, नंबर एक, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों में विषय वस्तु का स्वरूप। जिस प्रकार का विषय वस्तु होगी उसी प्रकार का क्या होगा, अधिगम होगा, ये याद रखिएगा। एक बार टेक्निकल टीम अंदर आकर कमेंट बॉक्स को चेक करें। और दोस्तों, आपको भी यदि ये क्लास पसंद आ रही है, ये शिक्षा मनोविज्ञान की, तो आप इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा। और यदि आपने eUtkarsh ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो आज ही प्ले स्टोर पर जाइए और पहले eUtkarsh ऐप डाउनलोड कीजिएगा। देखिएगा, विषय वस्तु का स्वरूप, इसके अंतर्गत हम लिख सकते हैं, विषय वस्तु जितनी सहज होगी, विषय वस्तु जितनी सहज होती है, जितनी सरल होती है, जितनी सुबोध होती है, और जितनी सरलीकृत होती है, होगी, अधिगम उतना ही अच्छा होगा। अधिगम उतना ही अच्छा होगा। यानी अधिगम, हम कोई भी पाठ पढ़ रहे हैं, कोई भी अध्याय पढ़ रहे हैं, तो वो अध्याय पढ़ने के बाद में हमें कितना समझ में आएगा वो डिपेंड करेगा उस विषय वस्तु का रूप कैसा है, उस विषय वस्तु का स्वरूप कैसा है। वो विषय वस्तु है कैसी, सहज है, जैसे पहली बार पढ़ रहे हैं तो क्या पहली बार में समझ आ जाएगी, सहज है या नहीं है, वो सरल है या नहीं है, भाषा किस प्रकार की है, एक बार पढ़ने के बाद में अर्थ ग्रहण कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, जो कठिन शब्द है, कठिन शब्दों को हम सरल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। यदि हम ऐसा कर पाते हैं तो इसका मतलब अधिगम बहुत अच्छा होगा, और यदि ऐसा नहीं कर पाते हैं तो अधिगम, हम यूं कह सकते हैं, अधिगम की गति वो नहीं रहेगी, वो जो सामान्य होती है। और दोस्तों, जो सीटेट का लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड का जो संडे को जो पेपर हुआ था, वो पेपर भी आपको कल सोल्व करवाया जाएगा। आप दोस्तों, उस पेपर के बारे में भी हम कल चर्चा करेंगे, अभी हम इसके बारे में पढ़ते हैं। तो देखिएगा, नंबर एक हो गया विषय वस्तु का स्वरूप। नंबर दो, अधिगम को प्रभावित करने वाला नंबर दो जो कारक होता है वो होता है परिपक्वता। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है।
अधिगम को प्रभावित करने वाला नंबर दो कारक है, उसका नाम है परिपक्वता। परिपक्वता या हम यूं कह सकते हैं परिपक्वता और आयु। देखिएगा, कल हमने यह पढ़ा था अधिगम है क्या, सीखना किसे कहते हैं, लर्निंग क्या होती है। तो हमने कल इसमें यह पढ़ा था कि अभ्यास, प्रशिक्षण और अनुभव के कारण यदि हमारे व्यवहार में कोई परिवर्तन आता है तो उसे हम अधिगम कहते हैं। लेकिन आज हम यह पढ़ रहे हैं कि अधिगम को प्रभावित कौन करता है, परिपक्वता। कल हमने यह पढ़ा था कि परिपक्वता के कारण व्यवहार में आए परिवर्तन को अधिगम नहीं कहते हैं। लेकिन आज हम यह पढ़ रहे हैं कि जिस व्यक्ति के पास में जितनी परिपक्वता होगी वो अधिगम उतना ही अच्छा कर पाएगा। यहां पर इसका अर्थ यह है, देखिएगा, एक व्यक्ति की यदि आयु कम है, एक व्यक्ति यदि मानसिक और शारीरिक रूप से परिपक्व कम है, तो इसका मतलब वो अधिगम ही कम कर पाएगा। देखिएगा, आप जब क्लास फर्स्ट में थे, आप जब क्लास फिफ्थ में थे, आप जब क्लास 10th में थे, तब यहां पर सीखने का स्तर अलग अलग था। क्लास 1 में हम इतना याद नहीं कर पाते थे, क्लास 5 में हमारा स्तर और सुधरा, क्लास 10th में और सुधरा, वर्तमान में कुछ और है। इसका मतलब जो अधिगम होता है ना, वो परिपक्वता के अनुसार होता है। कोई भी छोटा बच्चा होता है, मान लीजिए 6 क्लास में पढ़ता है, उसको आप बहुत सारा मटेरियल दे दो पढ़ने के लिए और अभी से उसको आईएएस की तैयारी कराने लग जाओ, वो आईएएस नहीं बन पाएगा, वो नहीं पढ़ पाएगा। क्यों? क्योंकि उसके पास में आयु नहीं है, उसके पास में शारीरिक और मानसिक परिपक्वता नहीं है। तो जो अधिगम होता है वो किसके अनुसार होता है? परिपक्वता के अनुसार होता है, ये याद रखिएगा। लेकिन परिपक्वता के कारण व्यवहार में आए परिवर्तन को हम अधिगम नहीं कहते हैं। लेकिन यहां पर हम लिख सकते हैं कि कौन सा अधिगम किस प्रकार का होगा, वो किस पर डिपेंड करेगा? परिपक्वता पर डिपेंड करेगा। यानी अधिगम परिपक्वता के अनुसार होता है। अधिगम परिपक्वता के अनुसार होता है। अधिगम किसके अनुसार होता है? परिपक्वता के अनुसार होता है। जिस प्रकार का हमारे पास में परिपक्वता रहेगी उसी प्रकार का क्या रहेगा? अधिगम रहेगा। तो याद रखिएगा दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों जो नंबर 3 कारक है, वो नंबर 3 कारक है शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य। शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य, ये दोस्तों ये आपके टॉपिक का एमपी टेट में और यूपी टेट में दोनों में है, ये याद रखिएगा। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य यानी देखिएगा किस प्रकार, जिस प्रकार से आपका मानसिक स्वास्थ्य रहेगा, जिस प्रकार का आपका शारीरिक स्वास्थ्य रहेगा, उसी प्रकार से आप क्या कर पाओगे? अधिगम कर पाओगे। तो आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को जो सर्वाधिक प्रभावित करता है, यानी अधिगम किसके अनुसार रहेगा? आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के अनुसार रहेगा। जिस प्रकार का आपका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य रहेगा उसी प्रकार का क्या होगा? अधिगम होगा। यानी इसका अर्थ यह है कि देखिएगा, एक प्रश्न आता है कि जो अधिगम होता है ना, वो अधिगम मस्तिष्क के अनुसार नहीं होता है। एक विद्वान ने कहा है अधिगम मस्तिष्क के अनुसार नहीं होता है, अधिगम शारीरिक अवयवों के आधार पर होता है, शारीरिक अंगों के आधार पर होता है। यदि आपका शरीर पढ़ने में जितना साथ देगा, आपको थकान बिल्कुल नहीं है, अब पढ़ना पढ़ पाओगे। लेकिन आपका शरीर टूट रहा, आपके शरीर में दर्द हो रहा, लेकिन अब आपको कहा जाए पढ़ो तो आप नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि वहां पर आपको देखिएगा अधिगम करते समय प्रभावित कौन करता है? शारीरिक करता है। मानसिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य होता क्या है? ये एक अलग टॉपिक है, मानसिक हेल्थ। हमारा मानसिक स्वास्थ्य किस पर डिपेंड करता है? तो जो व्यक्ति पढ़ने के लिए जितना तत्पर रहता है, मानसिक शक्तियां जितनी उचित, मानसिक शक्तियां जितनी सही प्रकार से कार्य करती है, तो उसको मानसिक स्वास्थ्य कहते हैं। जिस व्यक्ति का जितना मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य स्वस्थ होगा, हम लिख सकते हैं, हम कह सकते हैं कि उस व्यक्ति का, वो व्यक्ति उतना ही क्या कर पाएगा? अधिगम कर पाएगा। इसके अलावा नंबर 4 सीखने का समय और थकान। सीखने का समय और थकान, सीखने का समय और थकान। सीखने का समय क्या है? पढ़ने का समय क्या है? यह भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। हम किस अवस्था में सीख रहे हैं, यह भी इंपॉर्टेंट होता है। सीखने का समय क्या है? और इसके अलावा थकान, यदि हम
पूरी तरीके से थक जाए और उसके बाद में यदि आपको कहा जाए अब आपको पढ़ना है तो आप नहीं पढ़ पाओगे। तो इसका मतलब सीखने का समय और थकान ये भी आपके सीखने को प्रभावित करता है। जैसे देखिएगा, यदि जब कोई विद्यार्थी स्कूल में आते हैं तो उनमें स्फूर्ति होती है, देखिएगा सीखने में उनमें सुगमता होती है, लेकिन जैसे जैसे पीरियड चलते रहते हैं, जैसे जैसे हम यूं कह सकते हैं समय बीतता जाता है, उनमें सीखने की जो गति होती है वो मंद होती जाती है। तो ये सीखने का क्या होता है, समय होता है। जैसे आप सुबह 7 बजे पढ़ने के लिए बैठे हो, कितने बजे, 7 बजे, शाम को 7 बज गए और अब भी हम लगातार पढ़ रहे हैं, तो सीखने की जो गति रहेगी तो वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये सीखने का समय भी अधिगम को प्रभावित करता है। जो थकान होती है, थकान 2 प्रकार की होती है, शारीरिक थकान और मानसिक थकान। ये दोनों थकान यदि होगी तो व्यक्ति क्या नहीं कर पाएगा, अधिगम नहीं कर पाएगा। शारीरिक थकान और मानसिक थकान, इन दोनों की दृष्टि से व्यक्ति जितना परिपक्व होता है वो व्यक्ति उतना ही क्या कर पाता है, अधिगम कर पाता है। तो ये दोनों प्रभावित करते हैं अधिगम को। कारण नंबर 5 है सीखने की इच्छा। सीखने की इच्छा, सीखने की इच्छा। जिस व्यक्ति की सीखने की इच्छा जितनी प्रबल होगी, जिस व्यक्ति की सीखने की इच्छा जितनी सशक्त होगी, जितनी मजबूत होगी, वो व्यक्ति उतना ही अधिगम कर पाएगा। थॉर्नडाइक का एक नियम है, आपने सुना होगा दोस्तों। थॉर्नडाइक ने 3 प्रमुख नियम और 5 गौण नियम दिए थे। उनमें से प्रमुख नियम में एक नियम था तत्परता का नियम। तत्परता के नियम में उन्होंने एक उदाहरण भी दिया था कि 10 आदमी मिलकर एक घोड़े को तालाब तक ले जा सकते हैं। 10 आदमी मिलकर एक घोड़े को तालाब तक ले जा सकते हैं, लेकिन 20 आदमी मिलकर भी उसे पानी नहीं पिला सकते। क्यों? क्योंकि घोड़ा तैयार नहीं है, घोड़ा तत्पर नहीं है। तो यह तत्परता का नियम है। सीखने के लिए तत्परता भी बहुत अनिवार्य होती है। सीखने के लिए सीखने की इच्छा भी बहुत अनिवार्य होती है। आपने ठान ली नहीं पढ़ना है, आपने ये डिसाइड कर लिया नहीं पढ़ना है, तो आपको कोई नहीं पढ़ा सकता। आपकी सीखने की इच्छा होगी तो जबरदस्ती से अधिगम नहीं होता है। अधिगम सीखने वाले की इच्छा पर निर्भर करता है कि उसे किस प्रकार का अधिगम होगा और किस प्रकार का अधिगम नहीं होगा। इसके अलावा नंबर 6 अभिप्रेरणा, बहुत महत्वपूर्ण साधन होता है अधिगम का। देखिएगा, अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणा की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है अधिगम में। यदि आपसे पूछ ले कि सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसमें होती है, अधिगम में, अधिगम में अभिप्रेरणा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। महत्वपूर्ण भूमिका होती है। देखिएगा, अधिगम के लिए यदि आपको सबसे अच्छा स्रोत चाहिए, अधिगम करने के लिए आपको अच्छा साधन चाहिए, तो अभिप्रेरणा के अलावा कोई अच्छा साधन नहीं हो सकता। अभिप्रेरणा होती क्या? आपके अंदर यदि जोश है, जुनून है, तो इसे क्या कहते हैं, इसे हम यूं कहते हैं कि यही क्या होती है, अभिप्रेरणा होती है। एक मनोवैज्ञानिक है जिनका नाम है स्टीफन। देखिएगा, एक मनोवैज्ञानिक है जिनका नाम है स्टीफन। स्टीफन कहता है कि एक शिक्षक के पास जितने भी साधन होते हैं सिखाने के, देखिएगा, शिक्षक का परम उद्देश्य क्या होता है? विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास करना। शिक्षक जब शिक्षण करवाता है तो उसका उद्देश्य क्या रहता है? जो मैं पढ़ूं वो विद्यार्थी याद करे। तो शिक्षक के पास में सिखाने के जितने भी औजार होते हैं, शिक्षक के पास में सिखाने के जितने भी हम यूं कह सकते हैं हथियार होते हैं, जितने भी स्रोत होते हैं, जितने भी स्रोत होते हैं, उनमें से सबसे ज्यादा और सबसे महत्वपूर्ण, जो सबसे ज्यादा उपकरण सहयोगी होता अधिगम में, उसका नाम क्या होता है? अभिप्रेरणा होती है। आपको अभिप्रेरणा कहीं पर भी ले जा सकती है। तो याद रखिएगा, अभिप्रेरणा अधिगम को बहुत महत्वपूर्ण, यानी अधिगम में अभिप्रेरणा की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, जो अधिगम को क्या करती है? प्रभावित करती है। इसके अलावा सीखने का उचित वातावरण, सीखने का उचित वातावरण, सीखने का उचित वातावरण। आप किस क्षेत्र में सीख रहे हो यह भी डिपेंड करता है। आप किस प्रकार के वातावरण में सीख रहे हो यह भी डिपेंड करता है। आप जिस वातावरण में हो उस वह वातावरण किस प्रकार का है। यदि देखिए, यदि हम चर्चा करें यहां पर कि वातावरण, यदि जो आप वातावरण है वो वातावरण नेत्र प्रिय है, देखिएगा, यदि वातावरण क्या है? नेत्र प्रिय है, तो अधिगम अच्छा होगा। यदि नेत्र प्रिय नहीं है तो अधिगम अच्छा नहीं होगा। इसके अलावा हम यूं लिख सकते हैं प्रदूषित रहित क्षेत्र, प्रदूषित रहित क्षेत्र, नेत्र प्रिय वातावरण,
ये सारे के सारे वातावरण के पार्ट होते हैं। जिस प्रकार का, जैसे देखिएगा ध्वनि, आप जहां पढ़ाई कर रहे हो, मान लीजिए आप कुछ भी सीख रहे हो, वहां पर ध्वनि बहुत ज्यादा है, इसका मतलब अधिगम नहीं हो पाएगा। सीखने का वातावरण, यानी सीखने का उचित वातावरण भी होना चाहिए जहां पर विद्यार्थी क्या कर सके, सीख सके। तो विद्यालय वातावरण और इसके अलावा हम यूं कह सकते हैं कि एक पारिवारिक वातावरण होता है, ये दोनों प्रभावित करते हैं किसको, अधिगम को। और इस प्रकार का एक अलग प्रकार का विद्यार्थी को वातावरण दिया जाना चाहिए जहां विद्यार्थी स्वतंत्र और मुक्त होकर सीख सके। ऐसे वातावरण को मनोवैज्ञानिक वातावरण कहते हैं कि विद्यार्थियों को इस प्रकार का मनोवैज्ञानिक वातावरण मिले जिसको वो मनोवैज्ञानिक तरीकों से किसी भी विषय वस्तु का अवबोध कर सके, उसका अधिगम कर सके। नंबर 8, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों में सीखने की विधियां। देखिएगा यह भी इंपॉर्टेंट है, सीखने की विधियां। सीखने की विधियां, आप किन विधियों से सीखते हो, आप जिन विधियों के द्वारा अधिगम कर रहे हो वो विधियां किस प्रकार की है, तो यह भी डिपेंड करता है कि विधियां 3 प्रकार की होती है प्राय। शिक्षक केंद्रित विधियां, जिनमें महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है, शिक्षक की होती है, उनको परंपरागत विधियां भी कहते हैं। विद्यार्थी केंद्रित विधियां, जिनको हम गैर परंपरागत भी कहते हैं, मुख्य स्थान किसका होता है, विद्यार्थी का होता है। तीसरी होती है तकनीकी आधारित विधियां, जो विद्यार्थी से केंद्रित विधियां होती है उनको हम मनोविज्ञान पर आधारित विधियां कहते हैं। जो विधियां जितनी मनोविज्ञान पर आधारित होगी अधिगम उतना ही अच्छा होगा। तो इसमें देखिएगा, जो विधियां मनोविज्ञान के नियमों और सिद्धांतों पर आधारित होगी, जो विधियां मनोविज्ञान के नियमों और सिद्धांतों पर आधारित होगी, नियमों और सिद्धांतों पर आधारित होगी, वहां विद्यार्थी उतना ही क्या कर पाएगा, अधिगम कर पाएगा। तो देखिएगा विधियों का भी बहुत अंतर पड़ता है, विधियों का भी बहुत फर्क पड़ता है, किस पर, अधिगम पर। इसके अलावा संपूर्ण परिस्थिति देखी जाती है, संपूर्ण परिस्थिति, और इस संपूर्ण परिस्थिति में शिक्षक के शिक्षण से लेकर शिक्षक का आचरण तक आता है। इस संपूर्ण परिस्थिति में शिक्षक के संपूर्ण परिस्थिति से लेकर संपूर्ण, हम यूं कह सकते हैं, विद्यालय वातावरण, पारिवारिक वातावरण, मित्र मंडली किस प्रकार की है, शिक्षक कैसे हैं, उसके पास में परिवार में उसके सदस्य किस प्रकार के हैं, परिवार में सीखने का स्थान किस प्रकार का है, यह सब कुछ प्रभावित करता है किसको, अधिगम को। इसके अलावा देखिएगा अधिगम को प्रभावित करने वाले और भी अनेक कारक है। देखिएगा एक बार टेक्निकल टीम अंदर आकर एक बार चेक करें कमेंट बॉक्स को। इसके अलावा इसमें याद रखिएगा एक सबसे महत्वपूर्ण है, यह भी है अधिगम को प्रभावित करने वाले में, कि पूर्व ज्ञान नवीन ज्ञान को हमेशा प्रभावित करता है। पूर्व ज्ञान नवीन ज्ञान को, पूर्व ज्ञान नवीन ज्ञान को प्रभावित करता है। पूर्व ज्ञान नवीन ज्ञान को क्या करता है, प्रभावित करता है। आपने पहले किस प्रकार का ज्ञान ले रखा है वो ज्ञान प्रभावित करेगा किसको, आप वर्तमान में किस प्रकार का ज्ञान ले रहा उस ज्ञान को। तो देखिएगा सबसे महत्वपूर्ण एक ये भी कारक है, हम पॉइंट नंबर 9 दे सकते हैं कि पूर्व ज्ञान भी प्रभावित करता है। आप जो नवीन ज्ञान ले रहे हो, नवीन ज्ञान लेने से पहले आपके पास में पूर्व ज्ञान किस प्रकार का है यह भी प्रभावित करता है। तो देखिएगा अधिगम को जो प्रभावित करने वाले कारक है, जिसमें से मोस्टली हम नंबर 1 विषय वस्तु का स्वरूप या विषय वस्तु का रूप, इसमें सब कुछ आ जाते हैं। विषय वस्तु का रूप आ जाता है, विषय वस्तु का आकार, विषय वस्तु का प्रकार किस प्रकार का है। आप विद्यार्थी को यदि एक साथ में कई मटेरियल देते हो पढ़ने के लिए कि एक ही दिन में आपको 50 पेज याद करने हैं, तो वो विद्यार्थी नहीं कर पाएगा। विषय वस्तु का प्रकार कैसा, विषय वस्तु का रूप कैसा, ये सब कुछ देखा जाता है। ये विषय वस्तु जितनी सहज होगी, जितनी सरल होगी, जितनी सुबोध होगी, जितनी सरलीकृत होगी, अधिगम उतना ही क्या होगा, अच्छा होगा। सहज का अर्थ क्या होता है, सहज का अर्थ ये है, जैसे देखिएगा मैं आपको याद करने के लिए एक ही दिन में बहुत ज्यादा मटेरियल दे देता हूं, लेकिन आप याद कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। यदि बहुत ज्यादा दे दिया जाता तो नहीं कर पाओगे। इसका मतलब जो विषय वस्तु दी है वो क्या नहीं है, सहज नहीं है। इसके अलावा नंबर 2 देखिएगा परिपक्वता। कल हमने पढ़ा था परिपक्वता के कारण व्यवहार में आया परिवर्तन अधिगम नहीं कहलाता है, लेकिन याद रखिएगा बिना परिपक्वता के कोई विद्यार्थी अधिगम भी नहीं कर पाता है।
देखिएगा नंबर 3 शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य। शारीरिक स्वास्थ्य यानी मानसिक स्वास्थ्य दो अलग अलग है। ये दोनों आपके अधिगम को प्रभावित करता है। आपके शरीर के जितने भी अंग होते हैं, ये अंग जितने सक्रिय होंगे आप अधिगम उतना ही अच्छा कर पाओगे। मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ यह होता है कि जितनी भी प्रकार की आपके पास में मानसिक शक्तियां हैं, वो मानसिक शक्तियां जितनी आपके पास में अधिक सक्रिय होगी, अधिगम उतना ही अच्छा होगा। सीखने का समय आप कितने पिछले 2 घंटे से सीख रहे हो, पिछले 5 घंटे से सीख रहे हो लगातार, पिछले 10 घंटे से लगातार बैठे हो, पिछले 15 घंटे से लगातार बैठे हो, तो बताओ कौन सा विद्यार्थी अच्छा अधिगम कर पाएगा? जो 2 घंटे से पढ़ रहा है वो 5 घंटे से, 10 घंटे से, 15 घंटे से। तो ये सीखने का समय है, और ये सीखने का समय भी अधिगम को क्या करता है? प्रभावित करता है। इसके अलावा थकान प्रभावित करती है। देखिएगा सारे दिन भर आप खेतों में काम कीजिए और इसके अलावा आप शाम को जब पढ़ने के लिए बैठोगे तो आप नहीं पढ़ पाओगे। नंबर 5 सीखने की इच्छा। देखिएगा सीखने की इच्छा यानी अधिगम सीखने वाले पर निर्भर करता है। अधिगम जो भी निर्भर करेगा वो सीखने वाले पर निर्भर करता है। यानी हम यूं कह सकते हैं जो लर्निंग होती है वो टोटली डिपेंड होती है लर्नर पर, सीखने वाले पर। उसके अंदर सीखने की इच्छा कितनी है, उसके अंदर सीखने की लालसा कितनी उसके अंदर जिज्ञासा है, कितनी उसके अंदर भूख है सीखने की, यह प्रभावित करता है। लेकिन याद रखिएगा सीखने को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला यदि आपसे कोई कारक पूछ लेता है, अजय जी बिल्कुल सही बता रहे हो कि सर्वाधिक यदि आपसे प्रभावित करने वाला कारक पूछ ले तो याद रखना सभी कारक एक तरफ और अभिप्रेरणा एक तरफ। यानी अभिप्रेरणा इतना प्रभावित करता है किसको? अधिगम को। जैसे देखिएगा आपका टारगेट है फर्स्ट ग्रेड, आपका टारगेट है कोई भी शिक्षक भर्ती में आपका सिलेक्शन हो, या जो भी आपका टारगेट हो जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हो। अब देखिएगा उसके आप एक तो पढ़ाई कर रहे हो यानी आप अधिगम कर रहे हो, दूसरा अभिप्रेरणा। यदि आपके साथ में अभिप्रेरणा है कि आपके पास में जोश है, जुनून है, जज्बा है कि इस भर्ती में 100% एक रैंक तो क्रैक करनी है, तो देखिएगा ये आपकी गति को दुगुनी कर देता है। अधिगम सीखने की गति को दुगुना कर देता है। तो अधिगम भी प्रभावित करता है किसको? अभिप्रेरणा को। अभिप्रेरणा सर्वाधिक प्रभावित अधिगम को करती है, अधिगम सर्वाधिक प्रभावित अभिप्रेरणा को करती है। ये एक दूसरे के साथ में क्या है, हम यूं कह सकते हैं इन एक दूसरे के साथ में अंतःक्रिया करते हैं। सीखने का वातावरण भी करता है, किस प्रकार का आपको पारिवारिक वातावरण मिला है, किस प्रकार का आपको विद्यालय वातावरण मिला है, नेत्र प्रिय वातावरण है या नहीं है, प्रदूषण रहित है या नहीं है, हम यूं कह सकते हैं ध्वनि रहित वातावरण है या नहीं है। इसके अलावा सीखने की विधियां जितनी शिक्षक केंद्र, जितनी विद्यार्थी केंद्रित होगी अधिगम उतना ही अच्छा कर पाएगा। इसके अलावा संपूर्ण स्थिति देखी जाती है, और इसके अलावा यह याद रखिएगा आपका पूर्व ज्ञान भी देखा जाता है। पूर्व ज्ञान हमेशा नवीन ज्ञान को क्या करता है? प्रभावित करता है। अब देखिएगा एक आपके एमपी टेट में भी है और यूपी में भी है, एक टॉपिक है आपके शिक्षा मनोविज्ञान में दे रखा है बाल विकास में कि बालक किस प्रकार से सीखते हैं। बालक किस प्रकार से सीखते हैं। देखिएगा बालक किस प्रकार से सीखते हैं, एक टॉपिक दे रखा आपके। देखिएगा इस टॉपिक में प्राय हम यूं कह सकते हैं आपके पास में जितने भी होते हैं वो 3 प्रकार के इसमें सम्मिलित हो जाते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के सम्मिलित हो जाते हैं कि बालक किस प्रकार से सीखते हैं। तो देखिएगा इसके अंतर्गत हम यदि लेना चाहें किस प्रकार से सीखते हैं तो एक तो आ जाते हैं इसमें सीखने की जो प्रमुख विधियां हैं वो सम्मिलित हो जाती है कि सीखने की प्रमुख विधियां कौन कौन सी है, सीखने के प्रमुख पक्ष कौन कौन से हैं और सीखने के प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं। तो देखिएगा बालक किस प्रकार से सीखते हैं तो इसमें एक तो हम सम्मिलित करते हैं सीखने के प्रकार। सीखने के प्रकार या अधिगम के प्रकार कौन कौन से होते हैं। दूसरा इसी के अंतर्गत हम सम्मिलित करते हैं सीखने के प्रमुख पक्ष। सीखने के पक्ष कौन कौन से होते हैं, सीखने के पक्ष कौन कौन से होते हैं। और तीसरा इसमें हम सम्मिलित करते हैं कि सीखने की जो विधियां होती है वो विधियां कौन कौन सी होती है। सीखने की विधियां, सीखने की विधियां।
देखिएगा ये आपका पूरा का पूरा एक टॉपिक है जो याद रखिएगा यूपी टेट में भी है और एमपी में भी है। यूपी में जो प्राइमरी टीचर एग्जाम हो रहा है उसमें भी है और एमपी टेट में भी है कि बालक किस प्रकार से सीखते हैं। तो देखिएगा एक तो होते हैं सीखने के प्रकार, ये याद रखिएगा, एक होते हैं सीखने के पक्ष और तीसरा है सीखने की विधियां। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं सीखने के प्रकार के बारे में। सीखने के कौन कौन से प्रकार होते हैं? तो देखिएगा अधिगम के या सीखने के एक ही बात है, अधिगम के 3 प्रकार होते हैं। अधिगम के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। नंबर 1 गामक अधिगम। देखिएगा कौन सा अधिगम? गामक अधिगम। गामक अधिगम, गामक किसे कहते हैं यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार आरटेट रीट 2015 में आ चुका है कि बालक छोटे छोटे जो क्रियाएं करता है, बालक छोटी छोटी, हम यूं कह सकते हैं बालक छोटी छोटी जो शरीर के द्वारा क्रियाएं करते हैं, छोटे छोटे बालक, उन क्रियाओं को हम गामक क्रिया कहते हैं। गामक का अर्थ शरीर होता है, ये याद रखिएगा। दूसरा जो अधिगम का प्रकार है वो प्रकार है प्रतिबोधनात्मक अधिगम। प्रतिबोधनात्मक अधिगम, प्रतिबोधनात्मक अधिगम किस प्रकार का अधिगम? प्रतिबोधनात्मक अधिगम। और नंबर जो 3 है अधिगम का प्रकार, यह है संकल्पनात्मक अधिगम। संकल्पनात्मक अधिगम। तो अधिगम के जो प्रकार है वो अधिगम के प्रकार कितने हैं? 3 प्रकार है, ये याद रखिएगा। अधिगम का जो पहला प्रकार है वो है गामक अधिगम, जो दूसरा प्रकार है प्रतिबोधनात्मक अधिगम और जो तीसरा प्रकार है वो है संकल्पनात्मक अधिगम। देखिएगा अधिगम के जो पक्ष होते हैं वो पक्ष कौन कौन से? अधिगम के जो पक्ष होते हैं, अधिगम के 3 पक्ष होते हैं। नंबर 1 जैसे देखिएगा संज्ञानात्मक पक्ष। कौन सा पक्ष? संज्ञानात्मक पक्ष। इसके अलावा नंबर 2 क्रियात्मक पक्ष, क्रियात्मक पक्ष। और नंबर जो 3 होते हैं 3 भावात्मक पक्ष, 3 भावात्मक पक्ष। तो अधिगम के ये 3 क्या हो गए? पक्ष हो गए। अब हम चर्चा करते हैं सीखने की विधियां कौन कौन सी होती है। तो सीखने की जो प्रमुख विधियां होती है वो जैसे देखिएगा कुछ मनोविज्ञान पर आधारित विधियां हैं। जैसे देखिएगा विधियां कौन कौन सी होती है, जैसे करके सीखो विधि, लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखो विधि, करके सीखो विधि। इसके अलावा नंबर 2 निरीक्षण विधि, लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन, निरीक्षण विधि। और नंबर 3 परीक्षण विधि, परीक्षण विधि, लर्निंग बाय एक्सपेरिमेंटल। देखिएगा ये प्रमुख 3 विधियां मानी जाती है। इसके अलावा और भी विधियां हैं, करके सीखो विधि, परीक्षण विधि, दूसरी निरीक्षण विधि, नंबर 2 है परीक्षण विधि। इसके अलावा कुछ सामूहिक विधियां भी होती है, कुछ मिश्रित विधियां भी होती है और कुछ इस प्रकार की होती है जो सामूहिक विधियां होती है इस प्रकार की, और कुछ ऐसी होती है जो मिश्रित विधियां होती है। सामूहिक विधियां कौन कौन सी होती है? जिनको एक समूह के द्वारा किया जाता है। सामूहिक विधियां, एक समूह मिलकर, यानी एक समूह मिलकर किसी कार्य को संपादित करते हैं, किसी कार्य को किसी कार्य का निष्पादन करते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं? सामूहिक विधियां कहते हैं। जैसे देखिएगा संगोष्ठी विधि, जैसे देखिएगा वाद विवाद, जैसे परिचर्या विधि, इसके अलावा जैसे प्रोजेक्ट विधि, इनको हम क्या कहते हैं? सामूहिक विधियां कहते हैं। इसके अलावा नंबर 5 में यदि सम्मिलित करें तो कुछ मिश्रित विधियां आ जाती है। मिश्रित विधियां, मिश्रित विधियां उनको कहते हैं किसी कार्य का निष्पादन करने के लिए एक या एक, 2 या 2 से अधिक विधियों को सम्मिलित करके किसी निष्कर्ष पर जब हम पहुंचते हैं और एक परिणाम जब हम प्राप्त करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? मिश्रित विधियां कहते हैं। तो देखिएगा अधिगम की जो विधियां हैं, कई प्रकार की विधियां होती है, अभ्यास के द्वारा सीखना, लेकिन अधिगम की मनोविज्ञान पर आधारित जो विधियां होती है वो विधियां, ये 5 विधियां याद रखनी है। इन 5 विधियों में लगभग सारी विधियां आ जाती है। सूझ के द्वारा सीखना, अभ्यास के द्वारा सीखना, ये भी अधिगम की विधियां होती है। नंबर 6 पर हम लिख सकते हैं किसके द्वारा सीखना? अभ्यास के द्वारा,
यानी अभ्यास के द्वारा सीखना। नंबर 7 पर हम लिख सकते हैं सूझ के द्वारा सीखना। इसके अलावा रॉबर्ट एम गेने, जिसने अधिगम की 8 प्रकार बताए हैं, वो गेने के अनुसार है। सूझ के द्वारा सीखना, अनुकरण के द्वारा सीखना, ये अनेक विधियां हैं, लेकिन प्रमुख जो विधियां हैं मनोविज्ञान के आधार पर, ये आपके इस प्रकार की विधियां रही। तो बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं, तो देखिएगा, सबसे पहले हम चर्चा करते हैं सीखने के प्रकार के बारे में, उसके बाद में हम चर्चा करेंगे सीखने के पक्ष के बारे में, और उसके बाद में हम चर्चा करेंगे सीखने की विधियों के बारे में। सबसे पहले सीखने के प्रकार, तो याद रखिएगा जो सीखने के प्रकार होते हैं, वो सीखने के प्रकार होते कितने, 3 होते हैं। सीखने के प्रकार, सीखने के जो प्रकार होते हैं वो कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। जैसे देखिएगा, नंबर 1 जो प्रकार है उसका नाम है गामक अधिगम। नंबर 1 गामक अधिगम। गामक अधिगम क्या है, देखो तीनों को हम कंपैरिजन में पढ़ते हैं। नंबर 1 गामक अधिगम, नंबर 2 प्रतिबोधनात्मक अधिगम, प्रतिबोधनात्मक अधिगम, नंबर 3 संकल्पनात्मक अधिगम। संकल्पनात्मक अधिगम। तो अधिगम के जो प्रकार है, वो अधिगम के प्रकार कितने हैं, 3 प्रकार है। गामक अधिगम, प्रतिबोधनात्मक अधिगम और संकल्पनात्मक अधिगम। देखिएगा ये तीनों प्रकार कौन कौन से होते हैं। सामान्य से याद रखिएगा कि एक ये जो सर्वाधिक जिस अवस्था में अधिगम होता है, उस अवस्था का नाम है शैशव अवस्था। शैशव अवस्था में याद रखिएगा, शैशव अवस्था में बालक किस प्रकार से अधिगम करते हैं, गामक अधिगम के द्वारा या गामक क्रियाओं के द्वारा अधिगम करते हैं। प्रतिबोधनात्मक जो अधिगम होता है, ये बाल्य अवस्था में होता है। किस अवस्था में, बाल्य अवस्था में होते हैं। और इसके अलावा संकल्पनात्मक जो अधिगम होता है, ये किशोरावस्था में होता है, किशोर अवस्था। तो ये 3 अवस्थाएं हैं, और इसके अलावा हमारे पास में 3 प्रकार के क्या है, अधिगम है। सबसे पहले आप इतना सा समझिएगा, जो गामक शब्द है, इस गामक का अर्थ क्या होता है। जो गामक होता है, इसका अर्थ होता है शरीर। देखिएगा, बिल्कुल हनुमान राम जी आप जो पूछ रहे हो शकल और महीन मोटर के बारे में, ये यहीं से जुड़ रखे हैं। दोनों जो टॉपिक है अलग टॉपिक है, इनके बारे में हम विस्तृत रूप से बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन ये दोनों टॉपिक यहीं से जुड़ रखे हैं। गामक का अर्थ क्या होता है, मैं कहता हूं कि गामक का अर्थ होता है शरीर। गामक का अर्थ क्या होता है, शरीर। तो अभी यदि मैं लिखता हूं यहां पर कि गामक क्रिया, तो गामक क्रिया क्या हो गई कि शरीर द्वारा की गई क्रिया। शरीर द्वारा की गई क्रिया कौन सी क्रिया हो गई, गामक क्रिया हो गई। जब बच्चे शरीर द्वारा की गई क्रियाओं के द्वारा सीखते हैं, तो वो किस प्रकार का अधिगम हो गया, गामक अधिगम हो गया। ये याद रखिएगा कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो छोटे छोटे बच्चे शरीर द्वारा की गई क्रियाओं के द्वारा सीखते हैं, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, गामक क्रिया कहते हैं। इस अवस्था में बालक जो भी सीखते हैं, तो सीखने की जो क्रिया होती है वो कौन सी क्रिया होती है, गामक क्रिया होती है। ये याद रखिएगा, सीखने की जो क्रिया होती है वो कौन सी क्रिया। तो आपसे यहां से यह भी पूछा जा सकते हैं कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो छोटे छोटे बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं। तो छोटे छोटे बच्चे गामक क्रियाओं के द्वारा सीखते हैं या शारीरिक क्रियाओं के द्वारा सीखते हैं। इस अवस्था में जो सीखने की विधि होती है, देखिएगा, इस अवस्था में जो सीखने की विधि होती है वो अनुकरण विधि होती है। इस अवस्था में बालक जिस विधि के द्वारा सीखता है वो विधि कौन सी, अनुकरण विधि। छोटे छोटे बालक प्राय अनुकरण के द्वारा सीखते हैं, छोटी शरीर द्वारा की जाने वाली गामक क्रियाओं के द्वारा सीखते हैं। और ये अधिगम जिस अवस्था में घटित होता है, जिस अवस्था के बालक करते हैं, उस अवस्था का नाम है शैशव अवस्था। जैसे छोटे छोटे बच्चे किसी वस्तु को देखने के बाद में उस वस्तु को अपनी पकड़ने की कोशिश करते हैं, उसको मुंह में लेकर चूसने की कोशिश करते हैं। ये जो छोटी छोटी क्रियाएं होती है, जो छोटे छोटे बालक करते हैं शरीर के द्वारा, इन अवस्थाओं को या इस अधिगम को हम क्या कहते हैं, गामक अधिगम कहते हैं। ये याद रखिएगा। दूसरा जो है प्रतिबोधनात्मक अधिगम, इसमें क्या होता है कि जो ही बालक के मस्तिष्क का विकास होता है, उसके अंदर विचार आने लगते हैं, और विचार
इंद्रियों के द्वारा प्राप्त करता है, अर्थात इंद्रियों द्वारा वस्तुओं को समझने की कोशिश करता है, विभिन्न वस्तुओं को पहचानने की कोशिश करता है, और इस प्रकार के अधिगम को हम क्या कहते हैं? प्रतिबोधनात्मक अधिगम कहते हैं। प्रतिबोधनात्मक का अर्थ क्या होता है? देखिएगा, जो शब्द है प्रतिबोधनात्मक, इसका अर्थ यह होता है कि हम जब भी समझने लगते हैं, यानी बोध, हम क्या करने लगते हैं? बोध करने लगते हैं, बोध करने लगते हैं, बोध करने लगते हैं, बोध करने लगते हैं। इसका मतलब क्या? अंडरस्टैंडिंग। जैसे ज्ञानात्मक पक्ष में होते हैं, सबसे पहले ज्ञान, उसके बाद में अवबोध, जैसे अवबोध करने लगते हैं। यानी ये अधिगम तब होता है जब कौन सी अवस्था होती है? बाल्य अवस्था होती है, जो ही मस्तिष्क का विकास होता है, या फिर हम लिख सकते हैं जो ही किसका विकास होता है? मन का। देखिएगा, मनोविज्ञान में यदि कहीं पर भी मन शब्द आए तो इस मन का अर्थ क्या होगा? मस्तिष्क होगा। जो ही मन या मस्तिष्क का विकास होने लगता है, जो ही मन या मस्तिष्क का विकास होने लगता है, हमारे अंदर अनेक प्रकार के विचार उत्पन्न होते हैं। जैसे ही हमारी मानसिक क्रियाएं कार्य करना आरंभ करती है, हमारे पास में जितने भी प्रकार के मानसिक संगठन होते हैं जो मानसिक क्रियाओं का निष्पादन करते हैं, वो जैसे ही सक्रिय होती है, इसका मतलब वो सक्रिय तब हुई जब पहले विकास किसका हुआ? मस्तिष्क का हुआ। मस्तिष्क का विकास होते ही विभिन्न प्रकार की जो मानसिक क्रियाएं होती है वो कार्य करने लगती है। जब मानसिक क्रियाएं कार्य करने लगती है तो हमारे अंदर उत्पन्न क्या होते हैं? विचार होते हैं। और हमें जो भी ज्ञान की प्राप्ति होती है, वो ज्ञान की प्राप्ति 5 इंद्रियों के द्वारा होती है, आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। इन 5 इंद्रियों के द्वारा जब हम किसी विषय वस्तु को किसी विचार के माध्यम से, देखिएगा, इन 5 इंद्रियों से माध्यम से, इन 5 इंद्रियों के माध्यम से किसी विषय वस्तु को हम किसी विचार के द्वारा समझने लगते हैं, उसका बोध करने लगते हैं, तब हम कह सकते हैं कि हम जिस प्रकार का अधिगम करते हैं उस अधिगम को हम क्या कहते हैं? प्रतिबोधनात्मक अधिगम कहते हैं। यानी इस अवस्था में बालक जो कुछ भी सोचता है, बालक जो कुछ भी समझता है, उसके मस्तिष्क में उसकी बोधना होती है, उसके मस्तिष्क में उस विषय वस्तु की प्रतिमा बनती है, एक निश्चित बिंब बनता है, उसको हम प्रतिबोधनात्मक अधिगम कहते हैं। यदि यहां पर छोटे बच्चे को यह सिखाया जाता है कि जैसे देखिएगा, छोटे बच्चे को यह सिखाया जाता है कि ये जो आपके सामने स्क्रीन दिख रही है और ये यहां पर इसके जो बटन है, इसको हम लैपटॉप कहते हैं। छोटे बच्चे को किस अवस्था में? शैशव अवस्था में। तो वो इसका नाम सीख जाएगा, लेकिन लैपटॉप की इमेज अपने मस्तिष्क में कभी नहीं ला पाएगा। क्यों? क्योंकि अभी वो परिपक्व नहीं है। हमने ये पढ़ा था, अधिगम परिपक्वता के अनुसार होता है। लेकिन इस अवस्था के बालक को हम यूं कहते हैं कि देखो ये क्या है? लैपटॉप है। अब देखो, लैपटॉप की इमेज इनके मस्तिष्क में आ गई। अब कभी भी इसके सामने लेकर चित्र आया जाएगा तो ये अपने आप बता देगा ये क्या है? लैपटॉप है। तो इस अधिगम को हम क्या कहते हैं? प्रतिबोधनात्मक अधिगम कहते हैं। ये याद रखिएगा। संकल्पनात्मक अधिगम, अधिगम का जो नंबर, अधिगम का प्रकार नंबर जो 3 है, इसको हम क्या कहते हैं? संकल्पनात्मक अधिगम कहते हैं। देखिएगा, जो संकल्पनात्मक अधिगम होता है क्या है? यानी जब हम यूं कह सकते हैं, जब हम कल्पना के द्वारा, किसके द्वारा? कल्पना के द्वारा, जब हम चिंतन के द्वारा, हम जब अमूर्त प्रत्ययों के द्वारा, अमूर्त प्रत्ययों के द्वारा जब हम किसी ज्ञान की प्राप्ति करते हैं, तब वो कौन किस प्रकार का अधिगम है? तो उसे संकल्पनात्मक अधिगम कहते हैं। तो देखिएगा, कल्पना के द्वारा, चिंतन के द्वारा, अमूर्त प्रत्ययों के द्वारा या अमूर्त संप्रत्ययों के द्वारा इस प्रकार का जो हम अधिगम करते हैं, तो ये अधिगम किस अवस्था में होता है? शैशव अवस्था में। और ये जो अधिगम होता है, ये सबसे सर्वश्रेष्ठ अधिगम होता है, ये सबसे सर्वोत्कृष्ट अधिगम होता है, सबसे सर्वश्रेष्ठ अधिगम माना गया है। ये सबसे सर्वश्रेष्ठ अधिगम है, ये संकल्पनात्मक अधिगम, जो लगभग किशोर अवस्था के बाद में होना आरंभ होता है। देखिएगा, अब यहां पर 3-4 प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न यह पूछा जाता है कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, देखिएगा, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो छोटे छोटे बच्चे किस प्रकार का अधिगम करते हैं? भ्रामक अधिगम करते हैं। जैसे देखिएगा, सिर और मस्तिष्क, देखिएगा, आंखों, यदि आपसे उदाहरण पूछ ले, आंखों का समन्वय
छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं वो अंकों का समन्वय स्थापित करने लगते हैं। सबसे पहले कल भी बताया था कि जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो जन्म के कुछ समय उपरांत वे बालक एक आंख को कभी बंद करता है, कभी दूसरी खुली रहती है, पहली बंद रहती है, इस प्रकार से। लेकिन एक समय 2 या 2.5 घंटे के बाद में ऐसा होता है कि वो आंखें दोनों खोलेगा तो एक साथ में खोलेगा, बंद करेगा तो एक साथ में करेगा। तो ये आंखों का जो समन्वय होता है, ये आंखों का समन्वय स्थापित करना जिस अधिगम के द्वारा सीखता है उस अधिगम का नाम है गामक अधिगम। तो ये 3 अधिगम के प्रकार है। नंबर 1 गामक अधिगम, नंबर 2 प्रतिबोधनात्मक अधिगम और नंबर 3 है संकल्पनात्मक अधिगम। अब देखिएगा, अब हम चर्चा करते हैं अधिगम में जो सीखने के पक्ष होते हैं, ये हम शिक्षण विधियों में पढ़ेंगे। अधिगम के 3 पक्ष होते हैं, संज्ञानात्मक पक्ष, इसी को हम ज्ञानात्मक पक्ष कहते हैं, दूसरा जो पक्ष है इसी को हम क्रियात्मक पक्ष कहते हैं, और तीसरा है भावनात्मक पक्ष। इनको हम शिक्षण विधियों के अंतर्गत पढ़ेंगे। लेकिन अभी हम ये पढ़ते हैं कि सीखने की जो विधियां होती है वो विधियां कौन कौन सी होती है। देखिएगा, सीखने की विधियों की हम यदि बात करें तो देखिएगा मित्रों, एक होती है सूझ द्वारा सीखो, एक होती है अभ्यास के द्वारा सीखो। सूझ द्वारा सीखो, अभ्यास के द्वारा सीखो, इन दोनों का जो सबसे सर्वोत्तम उदाहरण है, सबसे सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है, जितने भी प्रकार के हम यूं कह सकते हैं कि आपके अधिगम के जो सिद्धांत है वो सिद्धांत आपके 2 प्रकार के सिद्धांत सिलेबस में। एक है व्यवहारवादी सिद्धांत। कौन से सिद्धांत? व्यवहारवादी सिद्धांत, जो व्यवहारवादियों ने दिए थे, व्यवहारवादी सिद्धांत। और नंबर 2 है संज्ञानवादी सिद्धांत। संज्ञानवादी सिद्धांत किस प्रकार के अधिगम सीखने की विधि पर बल देते हैं? सूझ द्वारा सीखने की विधि पर बल देते हैं। और जो व्यवहारवादी सिद्धांत है वो अभ्यास द्वारा सीखने की विधियों पर बल देते हैं। तो ये दोनों दोस्तों, मैं आपको पहले अधिगम के सिद्धांतों पर हम विस्तृत रूप से चर्चा कर चुके हैं, तो इसके बारे में हम दोबारा चर्चा नहीं करेंगे। तो इन दोनों के बारे में अधिगम के जो सिद्धांत है आप YouTube पर सर्च कीजिएगा। जितने भी नए मित्र हैं जो नए उत्कर्ष परिवार से जुड़े हैं दोस्तों, एक बार मैं इनको फिर से समझा दूं कि अधिगम के जितने भी आपके सिलेबस में है, आज इस टॉपिक के अलावा वो सारे पहले वीडियो में बना चुके हैं उत्कर्ष परिवार की ओर से। तो आप टॉपिक डालिए, सर्च कीजिएगा दोस्तों, उत्कर्ष परिवार, उत्कर्ष क्लासेस जोधपुर के नाम से, वहां पर आपको सारे टॉपिक उपलब्ध हो जाएंगे। देखिएगा, इसके अलावा करके सीखो विधि। देखिएगा, एक ऐसा होता है कि बालक को बैठा दिया जाता है और सिखाएगा कौन? शिक्षक सिखाएगा, बालक कोई भी कार्य नहीं करेगा। एक ऐसा कार्य होता है जिसको करने वाला स्वयं बालक ही होता है। करता कौन है? स्वयं बालक ही करता है। और जो अंतिम परिणाम होता है उस अंतिम परिणाम की खोज भी कौन करता है? बालक भी करता है। तो ये जो विधि है, इस विधि में बालक की जो इंद्रियां होती है, अधिकतम जो इंद्रियां होती है वो सक्रिय रहती है। इस विधि को हम क्या कहते हैं? करके सीखो विधि कहते हैं। यानी कोई भी कार्य करेगा तो करने वाला विद्यार्थी स्वयं ही होगा। स्वयं विद्यार्थी कार्य करता है, स्वयं विद्यार्थी ही उसका परिणाम खोजता है। तो इस विधि को हम क्या कहते हैं? करके सीखो विधि कहते हैं। निरीक्षण विधि यानी लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन। यदि हम 5 इंद्रियों के माध्यम से किसी विषय वस्तु का ऑब्जर्व करते हैं और उसके बारे में विभिन्न तथ्यों को समझते हैं, विभिन्न जानकारी प्राप्त करते हैं, विभिन्न परिणाम प्राप्त करते हैं स्वयं ही, तो वो कौन सी विधि हो गई? निरीक्षण विधि हो गई। देखिएगा, परीक्षण विधि। परीक्षण विधि होती क्या है? यानी लर्निंग बाय एक्सपेरिमेंटल। हम ही कोई छोटे छोटे प्रयोग करके, जिनको हम अनुप्रयोग कहते हैं, छोटे छोटे प्रयोग करके जो हम स्वयं ही सीखते हैं, तब इस विधि को हम क्या कहते हैं? परीक्षण विधि कहते हैं। सामूहिक विधियों में कई प्रकार की विधियां आती है। जैसे देखिएगा, वाद विवाद विधि, जैसे आ गई वाद विवाद विधि। इसके अलावा जैसे समूह चर्चा विधि आ गई, समूह चर्चा विधि आ गई। जैसे प्रोजेक्ट विधि आ गई, प्रोजेक्ट विधि आ गई। इसके अलावा जैसे देखिएगा प्रोजेक्ट विधि आ गई। इसके अलावा समस्या समाधान विधि आ गई, समस्या समाधान विधि आ गई। ये सारी की सारी किस प्रकार की विधियां हैं? सामूहिक विधियां हैं। यानी जिसमें 2 या 2 से अधिक विद्यार्थी किसी समस्या पर चिंतन करते हैं, किसी समस्या को देखते हैं और उस समस्या पर अंतिम परिणाम की खोज करते हैं। उन विधियों को हम क्या कहते हैं? सामूहिक विधियां कहते हैं। जब हम यूं कह सकते हैं, जब बहुत सारी विधियों को हम लेकर कोई कार्य निष्पादन करते हैं तो उन विधियों को हम मिश्रित विधियां कहते हैं। तो ये अधिगम के प्रकार थे, ये अधिगम की विधियां थी। इसके अलावा अधिगम के जो सिद्धांत है दोस्तों, एक एक सिद्धांत के बारे में
डायग्राम के द्वारा, चित्र के द्वारा आपको पहले वीडियो के द्वारा बताया जा चुका है। तो आप एक बार वहां से एक बार देखिएगा, पुनः देखिएगा। और बहुत सारे विद्यार्थी बाल विकास की डिमांड कर रहे हैं, तो दोस्तों बाल विकास के जितने भी है शैशव अवस्था का प्रत्येक पक्ष के बारे में हम डिटेल में पहले वीडियो बना चुके हैं। उनके बारे में आप सर्च कीजिएगा चाइल्ड साइकोलॉजी के नाम से। उसमें शैशव अवस्था, बाल्य अवस्था, किशोरावस्था, इसके अलावा जितने भी बाल विकास से संबंधित सिद्धांत है उनके बारे में भी हम चर्चा कर चुके हैं। तो दोस्तों यदि आपको ये क्लास पसंद आई है तो आप अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और दोस्तों इस टॉपिक के जितने भी आपको यदि टेस्ट देने हैं अधिगम से संबंधित, यदि आप टेस्ट पेपर चाहते हो कि आपके सामने 100 या 200 क्वेश्चन आए और उसके नीचे वाक्य सहित आपके पास में उत्तर भी हो, तो देखिएगा आप प्ले स्टोर पर जाइए और वहां पर ई उत्कर्ष ऐप है वो डाउनलोड कीजिएगा और वहां पर आपको सब कुछ मिलेगा। किसी भी विषय का टॉपिक हो, चाहे वो हिस्ट्री का हो, चाहे इसके अलावा वो चाहे राजनीति विज्ञान का हो, चाहे भूगोल का हो, चाहे शिक्षा मनोविज्ञान का हो, चाहे हिंदी का हो, चाहे अंग्रेजी का हो, चाहे संस्कृत का हो, आपको विभिन्न प्रकार के वहां पर प्रश्न पत्र मिलेंगे। तो आज ही आप अपनी तैयारी को और अधिक सशक्त करने के लिए ये उत्कर्ष ऐप डाउनलोड कीजिएगा प्ले स्टोर पर जाकर। तो नमस्कार दोस्तों, कल हम फिर मिलते हैं। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार। Click on the subscribe button to subscribe to our channel. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.